हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका डब्ल्यू एच ऑर्डन की नेक्स्ट पोएम कंसिडर दिस एंड इन आवर टाइम। यह पोएम जो उन्होंने एक मॉडर्निस्ट पोएम है और कह सकते हैं कि जो टी एस इलियट थे राइटर, उनकी पोएम से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, जिसमें उन्होंने एक स्पिरिचुअल लैक जो लोगों में है स्पिरिचुअलिटी का, उस पर सवाल उठाए हैं। सोशल ऑर्डर्स की बात की है। बहुत सारी चीज़ें जो टी एस इलियट ने अपनी पोएम्स में अपने कंटेंट में थीम्स में रखा है, ठीक उसी हिसाब से डब्ल्यू एच ऑर्डन भी लिखा करते थे, जिनको सोशल चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब था और कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों से दुखी हुआ करते थे जिस पर उन्होंने लिखा है। ये पोएम 1930 में पब्लिश की गई थी ऑर्डन्स की पोएट्री कलेक्शन में, और उसके बाद 1950 में भी उनका पोएट्री कलेक्शन आया जिसमें उन्होंने इसको शामिल किया था। इसके अलावा जो एक सिगमंड फ्रायड जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, कार्ल मार्क्स जो एक फिलोसफर हुए हैं, सोशल समाजवादी कह सकते हैं जिनको, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे डब्ल्यू एच ऑर्डन, और उनकी कुछ थीम्स को उन्होंने अपनी पोएम्स में शामिल किया है। डिग्रेडेड ब्रिटिश सोसाइटी जो कि एक स्पिरिचुअल बैरननेस के अंदर रह रही थी, फ्रैगमेंटरी एग्जिस्टेंस, उसके ऊपर उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया है। थीम की बात करें तो सोशल डिके, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस मटेरियलिज्म, एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, टेम्पररीनेस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने इस पोएम में लिखा है। सो लेट्स बिगिन। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक इंसान, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, जिसे जैसे मान लो आप कहीं रोड पर जा रहे हैं और आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आपसे वो कोई संबंधित नहीं है। तो आजकल का यही ज़माना है कि अगर आपसे संबंधित नहीं है, आपकी जान पहचान का यार दोस्त रिश्तेदार नहीं है, तो डेफ़िनेटली हम उसको देखते हैं और चलते चले जाते हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमसे संबंधित नहीं है। तो ठीक उसी तरह से, उस व्यू पॉइंट के तरह से वो कह रहे हैं कि जैसे एक हॉक होता है, एक पक्षी जो होता है, बहुत ऊँचे उड़ता है और वहाँ से ज़मीन को देखता है, या कोई एयरमैन हवा में उड़ने वाला हेलमेट पहना हुआ है, कोई जैसे पायलट टाइप, वो जब देखेगा ज़मीन को तो उसको देखने का नज़रिया अलग होगा, उसको जो चीज़ें दिखेंगी वो अलग दिखेंगी। ठीक वैसे ही अगर आपको आजकल की सोसाइटी देखनी है, तो उस आप उसको न्यूट्रल वे में देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी कि वास्तव में सोसाइटी कितनी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है। द क्लाउड्स रिफ्ट सडनली, और ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, लोगों के व्यवहार में जो आवरण है, जो बादल जिस तरह से छट जाते हैं, लोग देखते हैं हॉक और हेलमेटेड एयरमैन, तब वो ज़मीन का एक सीन देखता है। ठीक उसी तरह से जब आप उस न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन के देखेंगे सोसाइटी को, तो सोसाइटी के ऊपर जो आवरण है एक दिखावे का, वो हट जाएगा तुरंत। क्लाउड्स रिफ्ट सडनली का मतलब बादल एकदम से छट जाते हैं, तो वो जो ढोंग है वो आप एकदम से हट जाएगा। फिर आप देखेंगे, तब क्या देखेंगे कि लुक देयर एट सिगरेट एंड स्मोल्डरिंग ऑन बॉर्डर। आप देखें कि बहुत सारी सिगरेट लोगों ने पी रखी हैं, और जो सिगरेट पीने के बाद लोग थोड़ा सा हिस्सा बचता है उसको जो फेंक देते हैं, तो उसमें थोड़ी आग जलती रहती है। तो ये सीन दिखा रहा है कि किस तरह से लोग इतना ज्यादा एक सिक सोसाइटी में रह रहे हैं। वो सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं या अपने टाइम को ऐसे पास कर रहे हैं, मतलब नशे की लत और तमाम जो व्याधियां हैं कैरेक्टर की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा घुस चुकी हैं, लोग उनमें एकदम से दबे पड़े हैं और भूल चुके हैं स्पिरिचुअलिटी को और लोगों की हेल्प को, और जो ह्यूमैनिटी होती है, मोरालिटी, एथिक्स, वो सब भूल चुके हैं। तो ये सिगरेट के जलते हुए एंड हैं, ये इस बात को दिखा रहे हैं कि द सोसाइटी इज सिक। लोग जो हैं वो पूरी तरह से डिसऑर्डर उनका हो चुका है, किसी भी फील्ड में, चाहे मॉरल, एथिक, स्पिरिचुअल, सोशल, हर फील्ड में। आगे कहते हैं कि एट द फर्स्ट गार्डन पार्टी ऑफ द ईयर, ये पार्टी में ही लोग हैं, गार्डन पार्टी चल रही है ईयर की, जहाँ पर ये तमाम लोग सिगरेट पी रहे हैं, मेरी मेकिंग कर रहे हैं और एकदम खोए हुए हैं अपने आप में, सेल्फिश, मटेरियलिस्टिक एंड डिवॉइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी। पास ऑन, आगे बढ़िए। एडमायर द व्यू ऑफ द मैसिव थ्रू द प्लेट ग्लास विंडोज ऑफ द स्पोर्ट होटल। इसके अलावा कुछ लोग, जहाँ पार्टी चल रही है, कोई स्पोर्ट होटल है जहाँ पर वो एक ग्लास विंडो है, वहां से देख रहे हैं किसको, मैसिव, पहाड़ को, एक पहाड़ी सीनरी को, और उसके व्यूज को एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्लेट ग्लास है, ये सिंबल है उस सेपरेशन का जो स्पिरिचुअलिटी और भौतिकतावाद में और आध्यात्मिक में जो एक अंतर है। ठीक उसी तरह से ये लोग होटल के रूम में बंद हैं और वो दूर पहाड़ की जो सुंदरता है मैसिव की, उसको वो दूर से देख रहे हैं।
उसको वो दूर से एडमायर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना टाइम है, ना वो जहाँ जा पा रहे हैं। उनके बीच में जो प्लेट ग्लास है, ये सेपरेशन का काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म में एक सेपरेशन बाउंड्री बन गई है, सेपरेट, ठीक उसी तरह से ये उस सिंबॉलिकल अर्थ को बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जॉइन देयर द इनसफिशिएंट यूनिट्स, डेंजरस, इजी, इनफर्स एंड यूनिफॉर्म। आप भी आइए, ज्वाइन करिए, या लोग आपस में जुड़ रहे हैं कैसे? इनसफिशिएंट यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब क्या है कि जो लोग ग्रुप में हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, उनको वो इनसफिशिएंट बोल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो लोग हैं, दे आर डिवोइड ऑफ फीलिंग्स ऑफ हेल्प, ऑफ कंपैशन, ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो वो पूरी तरह से पूरे इंसान नहीं है, दे आर नॉट सफिशिएंट पर्सन, दे आर इनसफिशिएंट पर्सन। आधे लोग हैं क्योंकि उनके गुण नष्ट हो चुके हैं। डेंजरस, इजी, इनफर्स, वो कैसे हो चुके हैं? एक खतरनाक टाइप के लोग हो चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं बची है। इजी इनफर्स, और वो आराम से, क्योंकि सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े, फर्श के गर्म कपड़े पहन करके दे आर इजी, दे आर कंफर्टेबल इन यूनिफॉर्म। एंड कॉन्स्टलेटेड एट रिजर्व टेबलेट्स, और कॉन्स्टलेटेड का मतलब क्या है? इकट्ठे हैं। एट रिजर्व टेबल्स, जो टेबल उनके पास लगी हुई हैं, मेज लगी हुई हैं, वो उनके लिए रिजर्व की हुई हैं, जिन पर वो इकट्ठे हैं। और कुल मिला के ये जो पूरा सीन है, वो एक मॉडर्न सोसाइटी का सीन है, जिसमें लोग बस जाते हैं, पार्टी करते हैं, मेरी मेकिंग करते हैं, और बस वहां से निकल जाते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है। दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, एंड दे आर डिवोइड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस बात पर ध्यान दीजिए। कंसिडर का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए इस बात पर। सप्लाइड विथ फीलिंग्स बाय एन एफिशिएंट बैंड। अब वो लोग जो बैठे हैं उस पार्टी में, अपने टेबल्स पर, तो उनके अंदर उतनी फीलिंग्स नहीं बची हैं। मजबूरी में जो एक एफिशिएंट बैंड, जो म्यूजिक चल रहा है वहां पर, म्यूजिक के जो म्यूजिशियंस हैं वहां गाने वाले, तो वो उनके अंदर फीलिंग्स सप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये एक सैटारिकल टोन में कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि जिस तरह से वो लोग बैठे हैं उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मजबूरी में वो अपनी फीलिंग्स को जैसे सप्लीमेंट के तौर पे, जैसे कई बार हम लोग जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनको इंसुलिन बाहर से दी जाती है, क्योंकि पैंक्रियाज में इंसुलिन नहीं बन रही है। तो ठीक उसी तरह से फीलिंग्स उनकी मर चुकी हैं, और फीलिंग्स उसको कहाँ से सप्लाई की जा रही हैं? बाहर से। जो म्यूजिक बैंड वहां पर होटल में है, वो गीत गा रहे हैं कुछ फीलिंग्स वाले, तो उन फीलिंग्स को वो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि नेचुरली दे आर डिवोइड ऑफ एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स, जो कि नहीं है उनके पास। बाहर से फीलिंग्स उनके अंदर समाहित की जा रही हैं। Relate elsewhere to farmers and their dogs sitting in kitchens in the stormy fens। अब वो एक तरफ ये शहरी जिंदगी बता रहे हैं, अब इन दो लाइनों में वो उस जिंदगी का वर्णन कर रहे हैं जो कि किसान लोग जीते हैं। एक तरफ ये म्यूजिक चल रहा है उनके होटल्स में, दूसरी तरफ ये म्यूजिक कौन सुन रहा है? वो किसान सुन रहे हैं, जो कि अपने कुत्तों के साथ अपने किचन्स में बैठे हुए हैं। गर्मी एकदम जबरदस्त, वहां पे तूफान चल रहा है खेत खलिहान में, देहाती क्षेत्र में। और ये म्यूजिक रेडियो पर चल रहा है, कहाँ? उन किसानों के लिए जो किसान खेतों में बैठ करके अपने कुत्तों के साथ, या ओवरऑल जो उनका काम है वहां बैठ करके उस म्यूजिक को सुन रहे हैं। मतलब ये है कि अगर शहरी जीवन, शहरी समाज दूषित हो चुका है, स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग चुका है, तो देखा जाए तो देहाती क्षेत्र भी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो भी उस स्पिरिचुअलिटी से दूर भाग चुके हैं, या उनके पास भी वो फीलिंग्स नहीं है। किसानों के पास भी जो कभी हुआ करती थी। कई बार कुछ कभी शहरी जिंदगी को खराब बताते हैं और ग्रामीण जिंदगी को अच्छा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डर ने पूरी सोसाइटी को ही चित्रित किया है कि देखा जाए तो उधर भी डिग्रेडेशन हुआ है, ना केवल शहरी जीवन का बल्कि ग्रामीण जीवन का भी डिग्रेडेशन हुआ है। आगे कहते हैं, लॉन्ग एगो सुप्रीम एंटागनिस्ट। अब ये लॉन्ग एगो का मतलब कि बहुत लंबे समय से, जो सुप्रीम एंटागनिस्ट क्या है? जो एक सैटन है क्रिश्चियनिटी में, जो एक कॉन्सेप्ट है सैटन का, कि जो जॉन मिल्टन ने किया है पैराडाइज लॉस्ट में, तो उसी को कहा गया है सुप्रीम एंटागनिस्ट। का मतलब जो एक सैटन है, वो सोसाइटी को डिग्रेड कर रहा है। जो लोग ईबल लोग हैं, उनको उनको कौन अच्छा लगता है? सैटन। मोर पावरफुल देन द ग्रेट नॉर्दर्न वेल। ये जॉन मिल्टन ने भी वेल को कंपेयर किया है सैटन से। ठीक उसी तरह से ये भी डब्ल्यू.एच. ऑर्डन भी कंपेयर कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उत्तरी समुद्र में जो पाई जाती है, उत्तरी एरिया में वेल, उससे भी ज्यादा पावरफुल है सैटर्न। एंशिएंट एंड सॉरी एट लाइफ लिमिटेड लिमिटिंग डिफेक्ट। ये बहुत ज्यादा प्राचीन है और समय से चलता आ रहा है। इसके अलावा इसने जो आजकल सोसाइटी में जो लिमिटिंग डिफेक्ट देखे हैं, लिमिटिंग डिफेक्ट का मतलब क्या? सेल्फिशनेस। लोगों के अंदर जो सेल्फिशनेस है,
इनसे ये भी दुखी हो रहा है। तो सैटर्न, लेकिन ये दुखी हो रहा है, इसे भी ये बहुत ज़्यादा गम अच्छे नहीं लग रहे हैं, लोगों की सेल्फिशनेस अच्छी नहीं लग रही है, और वो खुश है कि चलो कम से कम एक तरह से उसके लिए ठीक रहेगा इन सबको अपना शिकार बनाना। अब ये जो 3 जगह हैं, कॉर्नवॉल, मैंडीव और पेनाइनमूर, ये क्या है? ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर व्हेल मछली पाई जाती है इंग्लैंड में। तो ये एक तरह से कह रहे हैं कि इन एरियाज़ में सैटर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इन एरिया में और ज़्यादा बुराई होगी, ऐसा कुछ रेफरेंस दे रहे हैं वो। फिर योर कमेंट्स, योर कौन है? ये सुप्रीम एंटागनिस्ट, उसकी कमेंट्स ऑन द हाई बोर्न माइनिंग कैप्टन्स, कि जो उच्च समाज के लोग हैं। हाई बोर्न माइनिंग कैप्टन्स का मतलब क्या है? कि जो लोग पैसे वाले हैं, उच्च समाज में अमीर लोग हैं, उनसे वो बात कर रहा है, उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है, और उस सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। क्या सवाल है पता नहीं, फाउंड दे नो आंसर, इनसे उसको कोई जवाब नहीं मिला। मेड देम विश टू डाई, और ऐसे कुछ सवाल पूछे हैं कि वो लोग इतने हताश हो गए हैं कि नाउ दे आर विशिंग टू डाई। द हाई बोर्न क्लास पीपल, दे आर नाउ विशिंग टू डाई। ये ठीक उस तरह से जैसे प्रूफ रॉक पोएम है टी.एस. एलियट की, उसमें कोई सवाल लगातार वो पूछता रहता है अपने अस्तित्व को लेकर के, या अपनी गर्लफ्रेंड से कि वेदर शी विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट हिज प्रपोजल। इसी तरह से एक सवाल ये भी पूछ रहा है सुप्रीम एंटागनिस्ट सैटर्न उन लोगों से, हाई क्लास लोगों से, जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और वो भी इतना दुखी हो चुके हैं कि अब वो मरना चाह रहे हैं। उनको ये इतना ज्यादा बोर कर देता है पूछ पूछ के, तो नाउ दे आर विशिंग टू डाई। लाई सिंस इन बैरोस आउट ऑफ हार्म, you talk to your admirers every day by silted harbors and derelict works। अब ये कह रहे हैं कि जो लोग एक समाज में रह रहे हैं, उच्च समाज में, लाइफ सिंस इन बैरोस आउट ऑफ हार्म, जैसे कि एक बैरो का मतलब क्या होता है? जो रैबिट होता है उसका जो बना हुआ घर होता है, बरोस, उस तरह से कह सकते हैं कि वो सब अपने अपने उस अस्तित्व में, जो उनका तंग अस्तित्व है, सेल्फिशनेस में एकदम पड़े हुए हैं, और वो वास्तव में हर हार्म से दूर हैं, क्योंकि वो कोई काम ऐसा कर ही नहीं रहे हैं जी उनको दिक्कत हो। दे आर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एंड लिविंग देयर लाइफ इन कंप्लीट कंफर्ट। और ये जाकर के क्या करता है सुप्रीम एंटागनिस्ट सैटर्न? यू टॉक टू योर एडमायरर्स, क्योंकि उस समाज में सब बुरे ही हैं, समाज डिग्रेड हो चुका है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते से। तो बहुत सारे एडमायरर्स, प्रशंसक हैं जो सैटर्न की तारीफ करते हैं, और ये उनसे जाकर के हर दिन बात करता है, या लोग सिर्फ बुराई की बात करते हैं। ये कॉमन सेंस है। बाय सिल्टेड हार्बर्स, ऐसे हार्बर्स पे, बंदरगाहों पर जो कि डेजर्टेड हो चुके हैं, लोग काम से दूर भाग रहे हैं। डेरिलिक्ट वर्क्स, और जो परित्यक्त काम है अपनी, लोग जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सोसाइटी पूरी तरह डिग्रेड हो चुकी है। इन स्ट्रैंगल्ड ऑर्चर्ड, इसके अलावा जो बगीचे हैं वो भी पूरी तरह से, स्ट्रैंगल्ड का मतलब वैसे होता है फांसी लगा देना, गला घोट देना टाइप, तो वहां पर भी सुकून नहीं है। एंड द साइलेंट कॉम्ब का मतलब क्या है? वो पहाड़ियां। तो ओवरऑल जो पूरा एटमॉस्फेयर है इन लोगों से भरा पड़ा है। किन लोगों से? जो कि सेल्फिश हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं, और उनके अंदर दूसरों को हेल्प करने की कोई भावना नहीं दिख रही डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को। आगे एक वो इनसेंसिटिविटी का उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरह से लोग संवेदनाहीन हो चुके हैं, जहाँ वेयर डॉग्स हैव वरीड और बर्ड वाज शॉट, यहाँ तक कि जो जानवर हैं, चिड़िया और कुत्ते, वो भी इस सोसाइटी से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें भी टॉर्चर किया जा रहा है, उनको भी समय समय पर मार दिया जा रहा है। तो दे आर ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू दैट लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द पीपल। ऑर्डर द इल दैट दे अटैक एट वंस, विजिट द पोर्ट्स एंड इंटरप्टिंग द लेजरली कन्वर्सेशन इन द बार। अब ये जो सुप्रीम एंटागनिस्ट है, ये जाकर के उन सब लोगों को गाइड करता है, वो बुराई उनके अंदर और ज्यादा बना देता है, क्योंकि सैटन ही है जो इनके मनों पर बहुत ज्यादा कब्जा किए हुए हैं, जो कि तुरंत जाकर के अटैक एट वंस का सेंस क्या है? कि वो तुरंत और बुराइयों में जाकर के लिप्त हो जाते हैं, और ये जाकर के उन बंदरगाहों पर विजिट करता है, और जो लोग बात कर रहे होते हैं लेजरली फुर्सत में बैठ करके उनकी कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देता है जाके। तो हर तरफ राज्य किसका हो रहा है? इस एंटागनिस्ट का और सैटन का, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक कॉन्सेप्ट है, और लोग नेचुरलिटी, अपनी स्वाभाविक जिंदगी, स्पिरिचुअल जो है उसको भूल चुके हैं। इसके अलावा जहाँ पर बीच एरिया है, जहाँ पे बीचेस हैं, सनलिट वाटर, बगल में ही ये एंटागनिस्ट जाता है, सैटर्न जाता है, एंड बेकन योर चूजन आउट,
और वहाँ पर अपने वेकन का मतलब क्या सिलेक्ट कर लेता है अपने सिलेक्टेड लोगों को, उन बुरे लोगों को जो एडमायरर्स हैं सैटर्न के, या उनसे जाकर के मिलता है और सारी बुराइयों की बातें होती हैं। समन दोज हैंडसम एंड डिजीज्ड यंगस्टर्स, इसके अलावा वो सारे हैंडसम हैं तो हैंडसम लोग जो नौजवान हैं वहां पर, दे आर फिजिकली हैंडसम, लेकिन हैं कैसे डिजीज्ड, क्योंकि दे आर आल्सो डिवोइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उनके अंदर भी हेल्पिंग नेचर, स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स, मोरालिटी कुछ नहीं बचा है। उनको डब्ल्यू एच ऑर्डन क्या बता रहे हैं कि तुम उनसे भी बात करते हो, देखने के लिए तो हैंडसम है, बट दे आर ऑल्सो रोटन फ्रॉम विद इन, अंदर से वो लोग भी एक तरह से सड़े हुए हैं, या उनके अंदर भी कोई गुण नहीं है। दोज विमेन your solitary agents in the country parishes and mobilize the powerful forces latent in soils that make the farmer brutal। अब ये विमेन के बारे में कहा गया है, जो हाई क्लास की जो औरतें हैं, जो कि कंट्री पैरिशेस या आसपास जो देहाती क्षेत्र में भी जो एरिया है, पैरिशेस का मतलब क्या है, एरिया में जहाँ रह रही हैं, तो ये एंटागनिस्ट उनके पास भी जाता है, और ये महिलाएं भी इसकी एजेंट का काम करती हैं, मतलब इनके अंदर भी बुराइयां हैं, ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी बुराई में संलिप्त हैं, और ये उस सैटन की एजेंट, सॉलिटरी एजेंट का काम करती हैं गुप्त रूप से, है ना। मोबिलाइज, फैलाती हैं वो बुराइयां कहाँ, पावरफुल फोर्सेस, उन शक्तिशाली ताकतों को, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त रूप से, मतलब ये महिलाएं भी उस सोसाइटी में, उन एरिया में, दूर दराज के एरिया में भी उस बुराई को फैलाती हैं। बुराई क्या है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और तमाम जो चीजें हैं जो एक मतलब सोसाइटी को डिग्रेड करती हैं, ठीक उस हिसाब से उन बुराइयों को ये लोग फैलाते हैं, ये एजेंट का काम करते हैं उस सैटन की। इन सोइल्स दैट मेक द फार्मर ब्रूटल, अब जो कि उन्होंने अभी बताया था कि रेडियो पे जो गीत सुन रहे हैं किसान लोग, ठीक उसी तरह से वो बुराई ना केवल शहर में पहुंच गई है, बल्कि उस एरिया में भी पहुंच गई है जहां पर खेती किसानी का काम किया जाता है। अब किसान लोग भी जब उस बुराई के अंदर फंस चुके हैं, तो वो कैसे हो चुके हैं, ब्रूटल, उनके अंदर भी कंपैशन, सिंपैथी, एम्पैथी कुछ भी नहीं बची है, दे आर ऑल्सो बिहेविंग ब्रूटली, और उनके अंदर भी सिंपैथी नहीं बची है। इन द इन्फेक्टेड साइनस, इन्फेक्टेड साइनस का मतलब क्या है कि जैसे उनके अंदर भी वो बुराई आ चुकी है, और वो भी जैसे साइनस में हम लोग सर्दी जुकाम हो जाता है कई बार, तो उस हिसाब से दिक्कतें हो जाती हैं बात करने में, थ्रोट और नाक हमारी कंजेस्टेड हो जाती है कफ से, तो उनके साइनस भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, या वो भी उस बुराई से ग्रसित हो चुके हैं, किसान लोग भी, दे आर ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम दैट evil। एंड द आइज ऑफ स्टोड्स, आइज ऑफ स्टोड्स, स्टोड क्या होता है, ये एक नेबले जैसा एक छोटा सा जानवर होता है, नेबला लाइक, तो कह सकते हैं कि जैसे एक नेबला घूमता रहता है, उसी हिसाब से चुपचाप ये लोग भी उन बुराइयों को फैलाते हुए घूम रहे हैं देहाती क्षेत्र में भी। देन रेडी स्टार्ट योर र्यूमर, और फिर उन बुराइयों को जो कि अफवाह के टाइप पर रहती हैं इनके सबके मनों में, और इनको ये फैला देते हैं, और फैलाने के बाद क्या होता है, सॉफ्ट बट हॉरिफाइंग इन कैपेसिटी टू डिसगस्ट, और विच स्प्रेडिंग मैग्नीफाइड, और इस तरह से वो फैल जाती हैं, शैल कम टू बी अ पोलर पेरिल, और जो बुराई इतनी ज़्यादा फैल गई है, या र्यूमर्स इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि उनसे एक तरह से दंगे शुरू हो जाते हैं, जो कि कम्युनल हार्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कम्युनल राइट्स शुरू हो जाते हैं, और वो खतरे इस तरह से क्रिएट कर देते हैं जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहे हों, और ग्लेशियर के पिघलने का जो खतरा है, ठीक उसी तरह से एक सोसाइटल जो ऑर्डर बना हुआ है वो पिघल रहा है, और वो पूरी तरह से पिघलने के बाद क्या होगा, कम्युनल रायट्स होंगे या होते हैं, और उन दंगों में तमाम तरह की परेशानियां लोग उठाते हैं। अब प्रोडिजियस अलार्म, और ये खतरे की घंटी है, क्योंकि वास्तव में सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, और ये उस खतरे की घंटी की तरफ, या उस आने वाले खतरे की तरफ इशारा है कि यस, आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। स्कैटरिंग द पीपल, और जैसे ही ये बुराई इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं, या जैसे ही दंगे शुरू होते हैं, या जिस तरह से ग्लेशियर पिघलता है, ठीक उस तरह से खतरा सामने आता है, तो क्या होता है कि जो लोग आपस में यूनाइटेड होते हैं, तो उनको वो डिवाइड कर देती है, ये बुराई या जो र्यूमर्स हैं, वो उन लोगों को स्कैटर कर देती है, छितरा देती है, बिखरा देती है, और लोगों की यूनिटी को, उनके आपसी भाईचारे को खत्म कर देती है। एज टोर्न अप पेपर, जैसे कि फटे हुए कागज के टुकड़े
और रैक्स एंड यूटेंसिल्स इन अ सडन गस्ट, कि बहुत बड़ा झोंका आ जाए हवा का, और कई बार कागज के टुकड़े और फटे हुए कपड़े या पुराने रैक्स, यूटेंसिल्स या कुछ बर्तन जो हल्के रहते हैं तो वो सब लुढ़क जाते हैं, किचन में रखे हुए या कहीं जगह पर रखे हुए बिखर जाते हैं। तो उसी तरह से सोसाइटी उन सब खतरों से, उन बुराइयों से, उन सब रूमर्स से बहुत ज़्यादा छितर-बितर हो जाती है, बिखर जाती है। पूरा सोशल ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये 1930s में पोएम के आसपास लिखी गई थी, तो उस तरह से वो बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोसाइटल चेंजेस आए थे, उनके बारे में वो बता रहे हैं। सीज्ड विद इमेजरेबल न्यूरोटिक ड्रेड, और जो लोग हैं, जो छितर जाते हैं इन सब चीज़ों से डर करके, तो वो कैसे उनके अंदर एक डर बैठ जाता है जो कि इमेजरेबल है। न्यूरोटिक ड्रेड क्या मतलब है कि उनका जो साइकोलॉजिकल एक बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है, और उनके अंदर एक बहुत भयानक डर बैठ जाता है कि जिस वजह से वो आपस में उनकी यूनिटी खत्म हो जाती है, और एक नए प्रकार के कम्युनल रायट्स या नई प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। फाइनेंसियर लीविंग योर लिटिल रूम वेयर द मनी इज मेड बट नॉट स्पेंट। फाइनेंसियर है, पूरे दिन काम कर रहा है जहां पैसे का वो आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन खर्च नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंसियर जो है वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो अपने पर्पज से, अपने उद्देश्य से भटका हुआ है। उद्देश्य क्या है? अच्छी जिंदगी जीने का, स्पिरिचुअलिटी की लाइफ जीने का, स्पिरिचुअल लाइफ जीने का, वो उद्देश्य से भटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो सब काम कर रहा है, बट ही डजंट नो द रियल वैल्यू, द रियल एम ऑफ हिज लाइफ। अपनी जिंदगी का वास्तविक एम क्या है वो भूल जाता है। यू विल नीड योर टाइपिस्ट एंड योर बॉय नो मोर, द गेम इज अप फॉर यू एंड फॉर द अदर्स। क्योंकि तुम पूरी तरह से खत्म होने वाले हो आने वाले टाइम पर, तो तुम्हें जो तुम्हारे टाइपिस्ट काम करने वाले तुम्हारे साथ जो कंपेनियंस हैं, तुम्हें उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा खेल लगभग खत्म हो चुका है, और ऐसा ही खेल दूसरों के लिए भी खत्म हो चुका है। तो ये बहुत ही पेसिमिस्टिक व्यूज डब्ल्यूएच ऑर्डन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। हम अपने वास्तविक उद्देश्य से जिंदगी में उससे भटके हुए हैं। तो आने वाले टाइम पे हमारा खेल मान के चलिए खत्म ही है, और हमें कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। इस तरह से हम एक डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर हैं, ठीक, और भी उसी तरह से डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे हैं। फॉर यू एंड फॉर अदर्स का मतलब यही है। हु थिंकिंग पेस इन स्लीपर्स ऑन द लॉन्स। इसके अलावा कुछ लोग जो कि हाई क्लास के हैं, वो स्लीपर पहन के एकदम जो लॉन बने हुए हैं, बगीचे, उनमें आराम से टहल रहे हैं, लेकिन टहल क्या रहे हैं? चिंता में। थिंकिंग मतलब वो चिंता कर रहे हैं कि आखिर कितना कमाना, कितना खर्च करना, क्या करना है, लेकिन चिंता किस पे करनी चाहिए? ऑन द ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, जिस पे वो नहीं कर रहे हैं। ऑफ कॉलेज क्वाड और कैथेड्रल क्लोज। इसके अलावा कॉलेज में या जो गिरजा गृह है, चर्च है, वहां पर लोग हैं वो भी सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। हु आर बोर्न नर्सेस हु लिव इन शॉर्ट्स, स्लीपिंग विद पीपल एंड प्लेइंग फाइव्स। ये सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें लोग इन्वॉल्व हैं। हु आर बोर्न नर्सेस मतलब जो एक तरफ पाले पोसे जा रहे हैं छोटे बच्चे, या हु लिव इन शॉर्ट्स स्लीपिंग विद पीपल एंड प्लेइंग फाइव्स का मतलब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज कैसी हैं? फ्यूटिल हैं। दीज ऑल एक्टिविटीज आर फ्यूटिल। और उनका जो ट्रू उनकी जो ट्रू वैल्यू है या ट्रू इवेल्युएशन है वो नहीं हो पा रहा है। वो ट्रू इवेल्युएशन कहाँ से होना चाहिए? एक हेल्पिंग नेचर से, कंपैशन से, सिंपैथी से, स्पिरिचुअलिटी से, जो कि लोगों में नहीं है। सीकर्स आफ्टर हैप्पीनेस। अब वो कह रहे हैं कि वो लोग जो खुशी की तलाश में है, जो ऑल हु फॉलो द कन्वोल्यूशंस ऑफ योर सिंपल विश, जो सिर्फ अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं कि भाई हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, तलाश है हमें अपनी जिंदगी में खुशियों की, कि हम ये कर लें, वो कर लें। तो ये सब क्या है? ये सब बेकार है। इट इज लेटर देन यू थिंक, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है जब अब ये तुम विचार करोगे कि ये सब बेकार है। जो तुम अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हो वो सब बेकार है, इच्छाओं का पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप उस सोचने के पास पहुंचेंगे, उस विचार के पास पहुंचेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नियरर दैट डे फॉर अदर देन दैट डिस्टेंट आफ्टरनून। और तुम इस खुशियों के मतलब दिन में, प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो, लेकिन जो दूरी है तुम्हारे एक वास्तव में जिंदगी वाली, उससे तुम बहुत ज्यादा दूर हो। तुम अभी तो प्रेजेंट में जी रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो भविष्य आने वाला है उससे डेफिनेटली यू आर वेरी फार। ये दोपहर टाइप का समय है, और शाम बहुत जल्दी आएगी, और बहुत जल्दी समय तुम्हारा खत्म होने वाला है।
अमिड रशल ऑफ फ्रॉक्स एंड स्टैम्पिंग फीट। वो लोग, रशल ऑफ फ्रॉक्स का मतलब क्या है, ये एक जो कॉलेज में दीक्षांत समारोह होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स भागते हैं नए नए कपड़े पहन के, स्टैम्पिंग फीट, जब वो दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज आती है। दे गेव द प्राइजेस टू द रूअन्ड बॉयज। अब ये उस एक्टिविटी के बारे में बताया गया है जब दीक्षांत समारोह होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो उनको, स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्राइज दिए जाते हैं उनकी रैंकिंग को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि भले ही वो लोग दौड़ रहे हैं अपने पैरों से, बहुत खुश हो रहे हैं उन्हें, स्टूडेंट्स गर्ल्स सारे जो हैं, बॉयज गर्ल्स, लेकिन उनको प्राइज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन वो भी कैसे हैं, रुअन्ड बॉयज हैं, मतलब वो भी खत्म हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो किसी में नहीं है, पूरी सोसाइटी ही इनके हिसाब से डिग्रेड हो चुकी है। तो वो भी बर्बाद हैं, उनको प्राइज देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंततः उन्हें भी उसी रास्ते पे जाना है। क्योंकि यू कैन नॉट बी अवे, तुम भाग नहीं सकते जो अंत होने वाला है, जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो यू कैन नॉट बी अवे, देन नो नॉट दो यू पैक टू लीव विद इन एन आवर। चाहे तुम बड़ी जल्दी करो उस रास्ते से भागने की, उस बर्बादी के रास्ते से भागने के लिए, चाहे तुम पैक कर लो 1 घंटे में अपने, कि हम भाग जाएंगे, बच जाएंगे उन सब चीजों से, नहीं बच नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ, एवरीवेयर देयर इज डेसोलेशन एंड डिस्ट्रक्शन, स्केपिंग हमिंग डाउन आर्टेरियल रोड्स। और चाहे आप गीत गाते हुए, चिल्लाते हुए भी भागो, आर्टेरियल रोड्स का मतलब जो गलियां हैं उन रास्ते से, जो तरीका है तुम्हारा भागने का, या वेज ऑफ स्केप। आर्टेरियल रोड्स का मतलब क्या है, वेज ऑफ स्केप, जो तुम बचने के तरीके ढूंढ रहे हो, चाहे तुम उनको गाते हुए जाओ चाहे रोते हुए जाओ, लेकिन बच नहीं सकते, क्योंकि एंड सबका एक है। द डेट वॉज योर्स, क्योंकि दिन सबका तय आ चुका है। द प्रे टू फ्यूगर्स, फ्यूगर्स का मतलब क्या है, ड्रीम लाइक कंफ्यूजन, एक ऐसा कंफ्यूजन जिसमें हम सपना देख रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं या जो भी है, हमें पता नहीं होता अपने रियल अस्तित्व का। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से हम उस चीज के शिकार होने वाले हैं, और अटर कैos होने वाला है सोसाइटी में। इरेगुलर ब्रीदिंग एंड अल्टरनेट एक्सेंडेसीज। इरेगुलर ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, हमारी जो ब्लड प्रेशर है या जो सांस लेने का तरीका है पूरी तरह से इरेगुलर हो चुका है, हम तमाम परेशानियों से घिरे पड़े हैं। अल्टरनेट एक्सेंडेसीज का मतलब क्या है कि जो तमाम हमारे जो सपने हैं, एक्सेंडेसीज, कभी हम कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, हम इन सब चीज़ों से ग्रसित हो चुके हैं। आफ्टर सम हॉन्टेड माइग्रेटरी ईयर्स टू डिसइंटीग्रेट ऑन एन इंस्टेंट इन द एक्सप्लोजन ऑफ मेनिया। और हॉन्टेड माइग्रेटरी ईयर्स का मतलब क्या है कि हमने बहुत कोशिश की है माइग्रेट करने की, बचने की इन सब चीज़ों से, लेकिन हम हॉन्टेड हैं उन बुराइयों से जो हमारे पर्सनैलिटी में शामिल हो चुकी हैं, हम उनसे बच नहीं सकते। और एक दिन क्या होगा कि एक्सप्लोजन होगा, किस चीज़ का, मैनिया, जो कि कई सारे मैनिया होते हैं लोगों को पागलपन के, कहते हैं कि जैसे किसी को डर होता है ऊंचाई से, किसी को बंद जगह से होता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो तमाम तरह की जो मैनिया होती हैं, पागलपन होते हैं, हम सब उनमें सब जाने वाले हैं। इंस्टेंट इन द एक्सप्लोजन ऑफ मैनिया का मतलब हम धीरे धीरे पागलपन की तरफ जा रहे हैं, और फिर क्या होगा, और लैप्स फॉर एवर इनटू अ क्लासिक फटीग। या फिर हम एक क्लासिक फटीग का मतलब क्या है कि एक ऐसी थकान जो कभी खत्म ही नहीं होगी। फटीग मीन्स थकान होता है, क्लासिक एक हमेशा रहने वाली थकान में हम डूबे हुए हैं, डूब चुके हैं, और देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दीज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सोशल डिसऑर्डर्स जो हमारी ज़िंदगी में हैं, हमारे समाज में हैं। उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू गो ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तभी हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, ऐसा डब्ल्यू एच ऑर्डन बताते हैं। थोड़ी सी टफ पोएम है, क्योंकि मॉडर्निस्ट पोएम है, तो हर लाइन का, जैसे टी एस इलियट की तरह, हर लाइन का एक अलग मतलब निकलता है। बट थीम यही है कि द वे ऑफ ट्रू लाइफ, द वे ऑफ हैप्पी लाइफ इज द वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है एट द एंड ऑफ द पोएम। तो ये था इस पोएम का हिंदी सारांश, हिंदी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इफ यू विश।